के मिड टर्म को कंप्लीट करते हुए हमारा ये लेक्चर जाएगा। लास्ट लेक्चर में हमने प्लानिंग कवर कर लिया था। डिसीजन मेकिंग तक इस मिड टर्म में आपको पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा बेसिकली। आइए चलिए देखते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, उसका स्कोप क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है और उसके मॉडल्स क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर है डिसीजन मेकिंग का, नोट्स आपके सामने मौजूद हैं। सबसे पहले मैंने आपको लिखवा रखा है डिसीजन मेकिंग का मीनिंग क्या होता है, जिसमें आपने लिखा है डिसीजन इज अ चॉइस मेड बिटवीन टू और मोर अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव पॉसिबल। भाई बहुत सही बात है। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है सबसे बेहतर विकल्प जो आप लोगों के लिए है, उस विकल्प को आपको चुनना है। द बेस्ट अल्टरनेटिव। एक बात तुम लोगों की समझ में बड़ी लेजिटिमेसी से आ रही होगी, बहुत ही जाहिर तौर पे आ रही होगी कि हम डिसीजन वहीं ले सकते हैं जहां पर हमारे पास चॉइस है। अगर तुम्हारे पास चॉइस ही नहीं है तो तुम कहाँ से डिसीजन लोगे? तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम व्रत रहो नवरात्र का या मत रहो, देन यू कैन चूज। अब जब तुम्हारे घर में सब कोई व्रत है तो तुम्हें भी रहना चाहिए, उसमें से भी लोग नहीं रहते। तो ये जो डिसीजन मेकिंग की बात होती है, वी हैव टू चॉइसेस एंड बिटवीन दोज टू चॉइसेस वी हैव टू सेलेक्ट वन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम। आप कौन सा निर्णय लेते हो, उसमें से कौन से विकल्प को चुनते हो, वो आगे आने वाले सर्कमस्टांसेस को इन्फ्लुएंस करता है, डिटरमाइन करता है। यही तो हुआ ना डिसीजन मेकिंग। अगर तुमने कॉमर्स सेलेक्ट किया तो तुम्हारी अब आगे की पढ़ाई कॉमर्स ओरिएंटेड ही रहेगी। तुमने साइंस सेलेक्ट किया तो तुम्हारी आगे की पढ़ाई साइंस ओरिएंटेड रहेगी। तुमने ह्यूमैनिटीज़ लिया, तुम्हारे आगे की पढ़ाई आर्ट्स ओरिएंटेड रहेगी। चॉइसेस थे ना 3, उसमें से एक हमने सेलेक्ट किया और वहाँ पे जाके एक को हम फॉलो करें। यही लिखा आपने डेफिनेशन में स्टूडेंट्स। उसके बाद मैंने फीचर्स लिखवाए। देखो, डिसीजन मेकिंग का फीचर और प्लानिंग का फीचर काफ़ी हद तक आपको सिमिलर लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आपने लिख रखा है गोल ओरिएंटेड या लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। भाई देखिए, बच्चे ने कॉमर्स सेलेक्ट कर लिया है अगर, तो गोल भी तो कॉमर्स से रिलेटेड होगा, उसका टारगेट भी तो उसने कॉमर्स से रिलेटेड ही करना है ना। तो लक्ष्य क्या है, बात समझ में आ रही? जब लक्ष्य का पता होगा उसी की ओर आप क्या लोगे, निर्णय लोगे। दूसरी बात कहते हैं, जो आप लोगों को मैंने लिखवा रखा है, कहते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मोस्ट अप्रोप्रिएट बोलने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, सारे विकल्पों में से जो आपके सूझबूझ, डिस्क्रेशन, आपकी निर्णय की क्षमता के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट है, कि भाई अब इससे बेटर निर्णय नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही? दूसरा देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस का अर्थ है मानसिक प्रक्रिया। ये सारी चीज़ें आपको प्लानिंग से लग रहा है सिमिलर है ना, सेम चीज़ें थी। तो ये भी कह सकते हो कि क्या हम दोनों के फीचर्स को मिक्स एंड मर्ज कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि जब प्लान कर लोगे तभी तो डिसीजन बना पाओगे, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हाँ, दिमाग, बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल होता है। किसने अपने को लेके जैसा निर्णय लिया वो आज वहाँ पे खड़ा है। तुम्हें पता था तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वीक है, तुमने कॉमर्स ले लिया, आज के टाइम पे तुम बड़े प्रोफेसर हो, ये तुम्हारा निर्णय था।
किसी को पता था कि मेरी साइंस खराब है मगर घर में सबका प्रेशर है, हम साइंस ले लिए, मगर क्या किए, आके तो बीकॉम ही कर रहे हो। तो ये क्या है, ये इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, बौद्धिक क्षमता है। यहाँ पर कोई फिजिकल लेबर नहीं किया, ना इस बच्चे ने। बौद्धिक क्षमता के आधार पर एक निर्णय लिया और उस निर्णय के आधार पर वो आगे की चीज़ों को डिटरमाइन करे। सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, मैंने लिखा है डायनेमिक प्रोसेस। स्टूडेंट्स, डायनेमिक का मतलब होता है जो आसानी से बदला जा सके, विच कैन बी चेंज्ड, राइट। जैसे डायनेमिक प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं, देखो मान लो आप ऑफिस जाते हो, वहाँ पे आपका पहनावा कुछ और होता है। आप घर रहते हो, वहाँ पे आपका पहनावा कुछ और रहता है। आप पार्टी में जाते हो, अब वो पार्टी अगर घर वालों की है, फैमिली की है, तो तुम्हारा पहनावा कुछ और रहेगा। दोस्तों की पार्टी है तो पहनावा कुछ और रहेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माहौल, आप किसी भी माहौल में कुछ ऐसा पहन के चले जाएंगे तो आप कार्टून लगेंगे। लड़की का हल्दी का फंक्शन है, सबने बोला कि सब लोग येलो सूट या येलो साड़ी या कोई येलो एथनिक वेयर पहन के आओ, तुम चले गए एकदम धानी रंग, जानते हो धानी, वो भयंकर सा रंग होता है, आँख में लगता है इंसान अंधा हो जाता है 2 मिनट के लिए। तुम चले गए धानी रंग का जंप सूट पहन के, दुल्हन से ज़्यादा तो तुम हाईलाइट हो रही हो वहाँ पे। डायनेमिक का मतलब होता है अपने माहौल को समझने के साथ साथ उस माहौल के अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेना है। अगर आपका जो वर्क रूटीन है, कार्यशैली है, आपके ऑर्गेनाइजेशन से नहीं रेफर करती है तो काहे का डायनेमिज्म, आप तो उस माहौल में ढल ही नहीं पाए। सही बात है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सिचुएशनल। देखो बात एक ही है, सिचुएशन पे डिपेंड है या डायनेमिक है, बात सेम है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। अंतिम जो फीचर तुमने लिख रखा है कमिटमेंट, डिसीजन मेकिंग इज कमिटमेंट। कहते हैं, कथा महाभारत की है ये, गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के भी गुरु थे, कौरवों के भी गुरु थे। दोनों को उन्होंने ही अस्त्र शस्त्र की कला दी थी, बट बेसिकली अस्त्र की। जब महाभारत का युद्ध हुआ, द्रोणाचार्य कौरवों के साइड से लड़े। उनका रीज़न बड़ा ही लेजिटिमेट नहीं था मगर स्वाभाविक था, क्योंकि शासन उस वक्त कौरवों का था। कहते हैं गुरु द्रोणाचार्य ने प्रण लिया था, वो कहे थे कि जब मेरा पुत्र युद्ध में परास्त हो जाएगा तो मैं अपना शरीर स्वयं त्याग दूंगा। गुरु द्रोणाचार्य अमर थे, मतलब उन पे अमर का वरदान ये था कि उन पे वरदान ये था कि जब वो चाहेंगे वो तभी मर सकते हैं। नहीं, भीष्म पे भी था, द्रोणाचार्य पे भी था। द्रोणाचार्य मरते कब मरते? जब वो खुद अपना शरीर त्यागते। अर्जुन को उन्होंने शिक्षा दी थी, अर्जुन के हाथ कांपने लगे जब वो गांडीव ताने द्रोणाचार्य पे। भगवान कृष्ण को छलिया भी कहते हैं। बेसिकली वो इतने बड़े छली नहीं हैं, दिमाग से खेलते हैं। तो अश्वत्थामा नाम था द्रोणाचार्य के पुत्र का, और अश्वत्थामा नाम था एक हाथी का भी। युधिष्ठिर थे धर्मराज, जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब भगवान कृष्ण ने उस हाथी को भी मारा नहीं भगवान कृष्ण ने, कोई एनिमल क्रुएल्टी नहीं की। हाथी से बोले कि तुम अपना शरीर त्याग दो। एक होता था ना, भगवान लोग का सबसे कनेक्शन होता, वो त्याग दिए। और युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर अब तुम रण में चिल्ला चिल्ला के बोलो कि अश्वत्थामा मारा गया। जब उसने बोला कि अश्वत्थामा मारा गया, गुरु द्रोणाचार्य ने अपना शरीर स्वयं त्याग दिया, अपने प्राण अपने मुख से उन्होंने ऊपर पहुंचा दिए।
समझ में आई बात? ये डिसीजन मेकिंग इस कमिटमेंट, द्रोणाचार्य ने कमिटमेंट दिया था कि जब मेरा पुत्र मर जाएगा तब मैं भी मर जाऊंगा, मैं नई सृष्टि पे जीवन का भोग करूंगा, उन्होंने कहा था। तो भाई गुरु द्रोणाचार्य जी, मान लो इस रूमर के बाद उनको तो पता भी चल गया कि उनका पुत्र मरा नहीं है, मगर उन्होंने उसको मरा समझ लिया था, वो शरीर त्याग दिया। ठीक है, तो ये एक कमिटमेंट हो गई ना। अब चाहे वो कमिटमेंट तुम मन से करो चाहे बिना मन के करो, अगर निर्णय ले लिया है और किसी को कमिटमेंट दे दी है तो करना तो है। ठीक है, आगे बढ़ाएं बात। टाइप्स ऑफ डिसीजन की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, और टाइप्स ऑफ डिसीजन में मैंने सब हेडिंग पहले हेडिंग करवाई है, सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग की सब हेडिंग कराई है, सारा कुछ समझेंगे अभी यहीं पे। आओ चलो देखते हैं बच्चों। मैंने बोल रखा है आपसे कि मैंने टाइप्स में भी सब टाइप्स के भी सब टाइप्स करवा दिए हैं। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे तब चीज़ें समझ में आएंगी। प्रोग्राम्ड डिसीजन, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। ठीक है, अब प्रोग्राम्ड डिसीजन में रूटीन, अडैप्टिव, एक और कौन सा आता है बोलो? 3 आते हैं, इनोवेटिव। नॉन प्रोग्राम्ड खुद में अकेला है। जरा देखेंगे, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। प्रोग्राम डिसीजन का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड्स पे बेस्ड करवा के लिया जाता है, हो जाता है प्रोग्राम्ड डिसीजन। ये 3 तरह के होते हैं। रूटीन डिसीजन, हमारा रूटीन है कि हमारा कॉलेज 10:30 से चल के 2:30 बजे बंद होता है, ये हमारा रूटीन है। अडैप्टिव डिसीजंस, अडॉप्टिव डिसीजन में क्या हुआ, जब कोविड आ गया था तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने सारे वर्क शेड्यूल बंद करके एम्प्लॉयज़ क्या कर रहे थे उस वक्त, वर्क फ्रॉम होम। और इनोवेटिव डिसीजन, इनोवेटिव डिसीजन का अर्थ था कोई नया चीज़ लाना। मार्केट में हमारी सेल वैल्यू लो चल रही है तो हम क्या करें, कुछ नया ला रहे हैं, कुछ नया लॉन्च करें, तो वो हो गया इनोवेटिव डिसीजन। स्टूडेंट्स, नॉन प्रोग्राम्ड का अर्थ है एकदम से कोई विपत्ति आ गई कंपनी पे और कंपनी को प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, तो ऐसे में कंपनी जो भी डिसीजन लेगी वो क्या कहलाएगा, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने करवा रखी है तुम लोगों को, टाइप ऑफ डिसीजन से थोड़ा सा अलग था, मगर नोट्स में लिखा है आपने इंडिविजुअल डिसीजन, हाँ, वर्सेस ग्रुप डिसीजन। भगवान राम को वनवास में भेजना इंडिविजुअल डिसीजन था। किसका? उनके खुद के माता पिता का। ठीक है, भगवान राम को वनवास में भेजने का डिसीजन इंडिविजुअल था। उनके साथ सीता माता और लक्ष्मण चले गए, ये क्या हो गया, ग्रुप डिसीजन। जब किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए कोई ग्रुप काम करता है और ग्रुप के बेनिफिट के लिए इंडिविजुअल काम करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन में इंडिपेंडेंट हो जाता है, और इंडिपेंडेंट हो जाता है तो इंटरडिपेंडेंट हो जाता है, एक दूसरे पे निर्भर हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो जब एक इंडिविजुअल का हित सोचकर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हिंदुस्तान में मैक्सिमम ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर 6 बजे के बाद जनरली बड़ी से बड़ी कंपनी हो, छोटा से छोटा ऑफिस हो, फीमेल एम्प्लॉयज़ को नहीं रोकते हैं। क्यों नहीं रोकते हैं? क्योंकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी ऑफिस का कंसर्न होता है। तो जब आप इंडिविजुअल के हित को देख के चलोगे तभी तो आप ग्रुप का, तभी तो वो ग्रुप के लिए काम करेगा। तो इंडिविजुअल के साथ साथ ग्रुप की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिसीजन वर्सेस ग्रुप डिसीजन।
जैसे तुम्हें जो असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। अगर तुमको कम्युनिटी प्रोजेक्ट दे दिया गया एक ग्रुप के साथ, एनएसएस वगैरह में लगा दिया, वो क्या हो गया? ग्रुप डिसीजन हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, बात करें, लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, प्रोसेस, निर्णय को लेने का प्रोसेस। अच्छा, एक और चीज़ मैं कह रही हूँ कि भैया ये निर्णय को लेने का जो प्रोसेस है ना, वो प्लानिंग के प्रोसेस से बहुत हद तक सिमिलर लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल ओके। देखो, सबसे पहली चीज़ होती है नंबर ए पे, डायग्नोजिंग अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम का पता लगाना। समस्या है तभी हमें डिसीजन लेने की जरूरत है, समस्या नहीं है तो किस बात का डिसीजन? सारी चीज़ें तो स्मूथली चल रही। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच है 3-4 जगह, दिक्कत क्या आ रही है ना, ब्रांच का ऑडिट नहीं हो पा रहा है, ब्रांच ऑडिट हो ही नहीं पा रहा है, समस्या है। अब समस्या में समस्या ये है कि हमें अपने ब्रांच वाले मैनेजर्स पे भरोसा नहीं, हमको थोड़ा बहुत डाउट है कि ऑडिटर को कुछ खिला पिला के वो सब प्रॉफिट कम दिखाएंगे ताकि हेड ऑफिस में सारी प्रॉफिट की फिगर पता ना लगे। तो डायग्नोजिंग अ प्रॉब्लम में देखो, एक चीज़ ध्यान देना, प्रॉब्लम एक बार डायग्नोज हो गई उसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ता है कि ठीक है, जो सल्यूशन रहेगा उस सल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें क्या चाहिए, क्या हो रहा है, क्या चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, सी है, ऑब्जेक्टिव पता चल गया। अब हमारे पास 3-4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन तो या तो हम कैमरा लगवा लें, दूसरा ऑप्शन यह है कि हम एक ही कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, मतलब जो इंसान एचओ का कर रहा है, हेड ऑफिस का कर रहा है, वही ब्रांच का कर रहा है और दोनों को कंसोलिडेट कर देते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या है? डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। क्यों? अलग अलग विकल्प हमने देखे, अलग अलग विकल्पों को भी देख रहे हैं, अभी कोई निर्णय लिए नहीं है, विकल्प हम बस वी आर काउंटिंग ऑन दी विकल्प्स। नेक्स्ट बोलो, एनालाइजिंग अल्टरनेटिव। भाई जितना तो हमें गेन होगा उससे ज़्यादा हमको ऐसी फर्म का खर्चा आ जा रहा है जो ब्रांच ऑफिस भी करे और हेड ऑफिस भी करे, दोनों को करने का जितना वो फीस ले रहा है हमारा सीए, उसकी फीस हमारे प्रॉफिट से 4 गुना है। तब तो ये आइडिया फालतू है। फिर ये आइडिया कैसे काम करेगा? तुम तो जितना प्रॉफिट नहीं कमाए हो या जितना तुम्हारे मैनेजर्स खुद का फ्रॉड नहीं करेंगे, तुमने अपना खुद ही कमा देना है। ठीक है, अब हम आते हैं सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। हमें लगा कि भैया सबसे अच्छा डिसीजन ऐसा है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन पे सीसीटीवी लगा दें, वहाँ से मैनेज करें चीज़ों को, एक बंदे को इधर सुपरवाइज़र के तौर पे बैठा दें कि देखो कहीं कुछ झोलमाल तो नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द अल्टरनेटिव, 6th स्टेप पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को हम देखेंगे। जो विकल्प हमने चुन लिया कि हमें लगाना है कैमरा, इम्प्लीमेंट करेंगे और अंतिम में इवैल्यूएट करेंगे, या उसको इवैल्यूएट करेंगे तो क्या होगा? इवैल्यूएट करेंगे तो या तो हमें लगेगा कि ये निर्णय काफ़ी कारीगर था या ये कारीगर नहीं था, तो नया अल्टरनेटिव लेंगे। पूरे प्रोसेस में आपको सबसे याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट चीज़, वो है प्रॉब्लम। समस्या आएगी तभी हम सल्यूशन ढूंढने निकलेंगे, सल्यूशन ढूंढने निकलेंगे तभी हम विकल्पों को देखने निकलेंगे, विकल्पों को देखने निकलेंगे तब हमें एक विकल्प पसंद आएगा, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये सही था या गलत था। इसके बाद इसी प्रोसेस को मैंने तुम लोगों को कराया है, तो मैंने एक और चीज़ बताई थी कि एक मैनेजर को ये डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को करने के लिए 3 क्षमताओं का होना बड़ा ज़रूरी है। वो क्या 3 क्षमताएं हैं, ज़रा ध्यान देंगे। देखो, सबसे पहला है नोटिसिंग, फिर लिखा है तुमने इंटरप्रेटिंग। नोट्स मत पलटो बच्चों, इधर ध्यान दो, भी नोट्स कॉपी तुम लोग को मिल जाएगी। और फिर है इनकॉर्पोरेटिंग।
तो एक और चीज़ हमें यहाँ संभवतः दिख रही है कि अगर हमें प्रोसेस पूछता तो मैं ऐसे बना के और ऐसे ये दिखा देना तो नंबर तो भैया अच्छे उठा लेंगे, हम बहुत अच्छे नंबर उठा लेंगे, नंबर में कहीं कोई कमी नहीं होगी। एक मैनेजर को सबसे पहले नोटिस करना चाहिए, कुछ टीचर्स होते हैं ना, आपका एक्सप्रेशन 200 बच्चों की भीड़ है, एक बच्चे का एक्सप्रेशन जान के टीचर जान देगा हाँ ये बच्चा समझ नहीं पाया है, और वो उसके लिए दोबारा रिपीट करेगा, उसको खड़ा करेगा, बोलेगा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, बताओ वेयर आर यू लैकिंग बिहाइंड। समझ में आ रही? मैनेजर ने नोटिस करना पड़ता है कि क्या कहीं कोई समस्या। एम्प्लॉयज़ का क्या, एम्प्लॉयज़ बोलेंगे हमको हमारा पगार मिलना नहीं, जैसे तैसे कर दो। नोटिस करना पड़ेगा मैनेजर को। इंटरप्रेटिंग का दो मतलब है। पहला मतलब तो ये कि हमें उस प्रॉब्लम को समझना है, और दूसरा ये कि उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट करना है। कहाँ? हायर डिपार्टमेंट्स में, कि भैया आप देखिए सबऑर्डिनेट लेवल पे ये दिक्कत आ रही है, सबऑर्डिनेट लेवल पे हमारे बंदे फेस करें, मशीन जो है आपकी 1 घंटे में जो दावा करती थी कि 4000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी वो केवल 2000 कर रही है। ओके। और अंतिम बात, इनकॉर्पोरेटिंग। सल्यूशन मिल गया, अब ये सल्यूशन हमें अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाना है, देखो ये काम ऐसे नहीं ऐसे करोगे ये दिक्कत नहीं आएगी, 1 घंटे में 8000 यूनिट्स निकल आएंगी आउटपुट के तौर पे। इनकॉर्पोरेटिंग का मतलब होता है कुछ नया लाना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, नई कंपनी का ही तो करते थे पंजीकरण, तो इनकॉर्पोरेटिंग मतलब इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू आइडिया, अ न्यू सिचुएशन। सही बात है, आगे बढ़ाएं, चलो। ये तो फॉर्मूला, ये तो आप लोगों ने प्रोसेस लिख रखा है, डिसीजन रखा है। ओके, द लास्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर, और इसी चैप्टर के ख़त्म होने के साथ साथ आपका क्या क्या ख़त्म हुआ, इंट्रोडक्शन मैनेजमेंट का, इवोल्यूशन मैनेजमेंट प्रोसेस का, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। स्टूडेंट्स ये आपके मिड टर्म में बिजनेस मैनेजमेंट 1 के लिए काफ़ी है। जल्दी से हम बात, पर्याप्त है, वेरी गुड। डिसीजन मेकिंग मॉडल्स की बात करेंगे, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा हमारा नंबर 1 सिलेबस पूरा का पूरा। चलिए लिखिए। स्टूडेंट्स, डिसीजन मेकिंग मॉडल्स की अगर हम बात करते हैं, हमारे पास यहाँ 2 मॉडल्स मौजूद हैं, इकोनॉमिक मैन मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। विमेन मॉडल नहीं हो सकती है क्या? जिस ज़माने के ये मैनेजर्स थे उस ज़माने में विमेन मॉडल नहीं हो पाया, विमेन कुछ भी नहीं हो पाती थी। आज हम देते तो हम बिल्कुल ऐसी थ्योरी देते हैं, इकोनॉमिक वुमेन मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव वुमेन मॉडल। बच्चों को याद हो जाएगा, बच्चों को इस टेक्निक से याद हो जाएगा कि मैम ने यहाँ पे फेमिनिज्म की डिमांड की थी। इकोनॉमिक मैन मॉडल, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मॉडल। देखिए स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक मैन मॉडल का मतलब ये था कि यहाँ पे जितनी, अच्छा इसको दिया किसने था, इसके जो मैन थे जिन्होंने अपने को इकोनॉमिक मैन बोला था, 2 बंदे थे, हर्बर्ट और साइमन। स्टूडेंट्स, ये साइमन वो नहीं है जिसको आप क्लास 7th 8th में साइमन गो बैक चिल्लाते थे, ये बेचारा इनोसेंट साइमन है कोई। तो इनका मतलब था, हर्बर्ट और साइमन के अनुसार इकोनॉमिक मैन मॉडल कहता है कि वो व्यक्ति जो लॉजिक्स पे, फैक्ट्स पे और डेटा पे बेस होकर कोई भी निर्णय लेता है, वो क्या हो जाता है? इकोनॉमिक मैन मॉडल। अपने रिजल्ट को देखकर बच्ची ने डिसीजन लिया कि अब तो आर्ट्स ही करना ही पड़ेगा और कोई अब फील्ड ही नहीं बचा है, तो ये क्या हो गई? इकोनॉमिक बच्ची मॉडल। बच्ची लिए ना डिसीजन। एडमिनिस्ट्रेटिव बच्ची मॉडल का क्या मतलब होगा? रैशनल का मतलब होता है समझदार, दिमाग से सोचने वाला व्यक्ति, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल का मतलब ये होता है, देखो ये एक तरह का डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर आप समझेंगे इधर। डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर बोलने का क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर बोलने का अर्थ ये है कि ऐसा पर्सन जो है लॉजिक फैक्ट डेटा पे केवल बेस्ड नहीं रहता है, वो टाइम फैक्टर को भी कंसिडर करता है। हो सकता है आपका जो लॉजिक, मान लीजिए अगर हम टैक्सेशन लॉ की बात करें, आपका टैक्सेशन लॉ 2016 का पहले का है, तब से तो कितना कुछ बदल गया, इकोनॉमी में डिमोनेटाइजेशन तक आ गया। ये टाइम फैक्टर को नहीं कंसिडर कर रहा था। एडमिनिस्ट्रेटिव मैन टाइम फैक्टर को कंसिडर करते हुए, टाइम फैक्टर को कंसिडर करते हैं तो पता है उसके सामने क्या आते हैं? कॉन्स्ट्रेंट। कॉन्स्ट्रेंट मतलब होता है बाधाएं, रुकावटें। तो मतलब मेन डिफरेंस क्या है भाई? मेन डिफरेंस केवल टाइम फैक्टर का है। इकोनॉमिक मैन लॉजिक फैक्ट डेटा कभी का हो कहीं का हो उसी को कंसिडर करके चलता है। आज भी फ्योल को मरे हो गए 200 साल, आज भी इंसान फ्योल के प्रिंसिपल 14 और रट के बैठ के अपनी टीम को मैनेज कर रहा है। या फिर टाइम फैक्टर को देखें तो आज कोई एम्प्लॉय किसी के बाप का नौकर नहीं हुआ है। तुम अगर उसको सम्मान से नहीं ट्रीट करोगे वो छोड़ के चला जाएगा, और हो सकता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो उसके टैलेंट की कदर करे वो उसको रख लेगी। बात समझ में आ रही? तो टाइम फैक्टर को कंसिडर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैन या प्रशासनिक, और इकोनॉमिक मैन केवल लॉजिक फैक्ट और डेटा को कंसिडर करता है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका मिड टर्म का सिलेबस खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर देना।